अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बायो एनर्जेटिक्स को मज़ीद पढ़ेंगे। कल हमने इसके बारे में बुनियादी चीज़ें पढ़ी थी। इसको मैं शुरू में रिवाइज करूँगा, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि बायो एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में हमने और क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग द टाइम। तो कल हमने ये पढ़ा था कि कौन कौन से टर्म्स हमने बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने, क्योंकि यही चीज़ें जो है हमें बार बार मिलेंगी। सबसे पहले था एनर्जी, और इसको हम सिंपली डिफाइन करते हैं द कैपेसिटी टू डू वर्क। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बंदे में कितनी कैपेसिटी है या एक सेल में कितनी कैपेसिटी है काम करने की, या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनेल में कितनी कैपेसिटी है काम करने की, या फिर पर्टिकुलर ऑर्गन में कितनी कैपेसिटी है काम करने की। तो उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी। तो किसी भी एक चीज़ का, लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट की कैपेसिटी हो तो वो काम करने की, तो हम उसे कहेंगे इसके अंदर ये एनर्जी मौजूद है, इतनी एनर्जी मौजूद है। तो एनर्जी के लिए हमें तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है, और वो दोनों हमेशा आपको वो आती रहेंगी आपके सामने। सबसे पहले होगा एटीपी, जिसे हम कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। दूसरे नंबर पर है एनएटीपी, इसको हम कहते हैं निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। और इसके अलावा तीसरे नंबर पर है एफएडी, जिसे हम कहते हैं फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो इन चीज़ों को हम जब पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को समझाता जाऊंगा कि ये क्या चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को मेन चीज़ें समझनी चाहिए। सबसे पहले है एनर्जी, और इसके साथ साथ है एटीपी का। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो एटीपी को हमने जब सुना कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है वो एडिनोसाइन है, और ये तीन फॉस्फेट है, और ये दोनों कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ राइबोस शुगर। ये 5 कार्बन वाली शुगर होती है, जिसके जरिए ये एडिनाइन और फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। जब भी ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ये बॉन्डिंग होती है, ये बॉन्डिंग टूटती है तो एनर्जी रिलीज होती है, और ये जब बॉन्डिंग दोबारा होती है तो एनर्जी कंज्यूम होती है। तो एटीपी बनने के लिए एनर्जी जब बन यूटिलाइज होती है तो ये एटीपी बन जाता है, और ये जब टूटती है तो ये एटीपी रिलीज करता है एनर्जी। ठीक है। तो एटीपी रिलीज करने के लिए ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स का टूटना और जोड़ना काम आता है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ें कि ये इसका जो सेकंड और थर्ड फॉस्फेट मॉलिक्यूल है वही मेन चीज काम कर रहा होता है। जब ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल टूट जाता है, ये वाला, तो समझने कि ये एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट हो जाएगा, क्योंकि ये दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल होंगे, डाई मीन्स दो। लेकिन जब ये जुड़ जाएगा तो फिर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोगों ने आगे भी चीज़ें समझनी है। तो इसमें देखिए कि हमारे पास ये सारा जो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट को ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करना, फिर ट्राइफॉस्फेट को डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करना, ये एनर्जी की रिलीज और कंजम्पशन के बारे में बात की जाती है। तो एनाबॉलिक रिएक्शन, तो हम इसमें बात करें कि ये सारी जो रिएक्शन होते हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं, तो इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है ब्रॉडली। एक है एनाबॉलिक रिएक्शन, दूसरा होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन, जिसे हम एनाबॉलिज्म भी कहते हैं और कैटाबॉलिज्म भी कहते हैं। एनाबॉलिज्म जो है वो मोस्टली एनर्जी को कंज्यूम करता है, मॉलिक्यूल्स को बिल्ड करता है, जिसकी वजह से एनर्जी कंज्यूम होती है। जिस तरह से मैंने बताया कि जब एटीपी, ये एडीपी मॉलिक्यूल जब एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, जब दूसरा मॉलिक्यूल फॉस्फेट ग्रुप जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, एनाबॉलिक रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में जुड़ रहे हैं और एनर्जी कंज्यूम हो रही है। और ये जब टूट जाएगा तो ये हो जाएगा कैटाबॉलिक रिएक्शन, जब ये एनर्जी का मॉलिक्यूल जिसमें से एनर्जी हुई रिलीज हो रही है। तो टूटने को, जब मॉलिक्यूल आपस में टूटते हैं तो इसे कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन, और जब ये जुड़ते हैं तो हम उन्हें कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। तो इसे, इस प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म भी कहते हैं, और ब्रॉडली सबको कंबाइन करके हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये हमारी हमारी पूरी बॉडी जो है वो, पूरी बॉडी के अंदर ये सारे रिएक्शन होते रहते हैं, सारे केमिकल्स के अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स जुड़ रहे होते हैं, तो हम उसे एनाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। जब वो टूट रहे होते हैं या वो ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो उन्हें हम कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो लाइफ जो है वो हमारी सस्टेन तभी रहती है जब ये रिएक्शंस होते रहते हैं। ठीक है। तो ये हमने कल पढ़ा था कि देखें, जब ग्लूकोज और रेस्पिरेशन आपस में ये टूटा, तो आप देखिए यहाँ पर जो है वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ है।
जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से ब्रेकडाउन हो जाएगा और एनर्जी रिलीज होगी, तो ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? कैटाबॉलिक रिएक्शन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था पीछे कि जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो हम उसे कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन, और जब भी एनर्जी कंज्यूम होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? एनाबॉलिक रिएक्शन। तो इसमें देख लें कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम हो रही है। कौन सी एनर्जी कंज्यूम हो रही है? सोलर एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो जिसकी वजह से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में जुड़ रहे होते हैं तो ये ग्लूकोज बन रहा होता है। तो जब ये बनने का काम हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, तो इसमें हम कहेंगे एनाबॉलिक रिएक्शन। तो एनाबॉलिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही है। यहाँ पर सोलर एनर्जी कंज्यूम हो रही है, वाइल जहाँ पर देखिए ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है तो और एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इससे हम क्या कहेंगे? ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। तो ये दोनों चीजें आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में समझनी है कि ये दोनों चीजें क्या कह रही हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं इसके बाद ओके, अब हम आ रहे हैं दोबारा से। इसके बाद हमने ये जो चीज देखी थी इसको आप बखूबी जानते हैं। कल हमने देखा था कि ये प्लांट्स जो हैं वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे हैं, और एनिमल्स जो हैं वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हैं, और बदले में इन रेस्पॉन्स जो है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को दे रहे हैं। तो ये साइकिल चलती रहती है, और इन द एंड क्या हो रहा है? एटीपी बन रहा है, जहाँ से सोलर एनर्जी। तो आपको देखें ये क्या है? ये हमारे पास सोलर एनर्जी है, ये कन्वर्ट हो रही है इस होल प्रोसेस में इनटू दी एटीपी इन द फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रही है? एटीपी आ रही है। और इनिशियल प्रोडक्ट हमारे पास, इनिशियल जो है वो रिएक्शन क्या है हमारे पास? सोलर एनर्जी, जिसको कन्वर्ट करना है। और इसी एनर्जी को कन्वर्ट करके हम एटीपी में कन्वर्ट करते हैं, ताकि हम लोग जो है वो इसको यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं तो उसको यूटिलाइज करते हैं ये प्लांट। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करने के बाद, और जब हम इस ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो वो कहाँ से आती है? वो प्लांट्स के जरिए से आती है, जब प्लांट्स अपनी बॉडी से ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, और सिंपली अगर हम फोटोसिंथेसिस के बारे में देखें तो इसको ये 6 स्टेप पर मुश्तमिल होती है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि वाटर जो है वो रूट्स के जरिए लीव्स तक जाता है। दूसरा स्टेप क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के जरिए और स्टोमेटा के जरिए लीव्स के अंदर जाता है। तीसरा प्रोसेस क्या है कि सूरज की रोशनी जब उन लीव्स के ऊपर पड़ती है तो रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीजन और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं। ये देखिए चौथा मॉलिक्यूल, चौथा स्टेप क्या है कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बन गए। क्योंकि जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स तक पहुंच गए और सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ गई तो ये रिएक्शन होगा, और इस रिएक्शन में जो है वो शुगर और ऑक्सीजन दोनों रिलीज होंगे, जो बन जाएंगे। जिसमें से ऑक्सीजन वो उसी टाइम पे इमीडिएटली रिलीज हो जाएगी, और वाइल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज जो है वहाँ पर रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ऑक्सीजन इमीडिएटली रिलीज हो रही है इन द फिफ्थ स्टेप। और इन द फाइनल स्टेप इज द ग्रोथ। तो जो शुगर है जो इसकी बॉडी में बनी है उसको यूटिलाइज करेगा फॉर द ग्रोथ पर्पज एंड रिप्रोडक्शन पर्पज। तो ये सब चीज़ें क्या होंगी? ये इसके लिए इस्तेमाल होती हैं। अब दोबारा से अगर हम इसको डिटेल में पढ़ें फोटोसिंथेसिस को, जो हमारा आज का टॉपिक है, उसको हम अगर पढ़ेंगे तो क्या है कि ये एनर्जी फ्लो का सिस्टम है, जो मैंने आपको पहले से बताया कि सोलर एनर्जी जो है वो एक्चुअली में फाइनली किस में कन्वर्ट हो रही है? इसमें ये हो रही है एटीपी में कन्वर्ट हो रही है। तो देखिए यहाँ पर क्या है तो सोलर एनर्जी जो है वो इकोसिस्टम के थ्रू एनर्जी जो है वो फ्लो कर रही है इकोसिस्टम के जरिए। और जब फोटोसिंथेसाइजर्स जैसे जिनको हम प्लांट्स कहते हैं वो उसको एनर्जी को कैप्चर करते हैं सूरज की रोशनी से, और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये केमिकल एनर्जी एक पावर देती है पूरी लाइफ को, और स्टोर भी हो सकती है, जिसको हम दोबारा बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे प्लांट्स को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, while the animals store it in the form of glycogen and other parts like fatty acids and other stored fats की मद में जो है इसको वो स्टोर किया जाता है। तो ये स्टोरेज के लिए भी काम आती है। अच्छा ये देखिए, ये दोबारा से हम इसको देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ेंगे तो ये लाइट एनर्जी उसके साथ टकराएगी, और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन रिलीज होगी। ठीक है, ये चीज़ हमने पहले से भी पढ़ ली। ठीक है,
फिर उसके बाद देखें हमारे पास ये चीज़ आ गई। इसमें क्या हुआ कि हमने ये देखा कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में दो हिस्सों में तकसीम है। पहला हिस्सा क्या है, इससे हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसे हम लाइट रिएक्शन सिंपली भी कहते हैं। और दूसरा हिस्सा क्या है, जिसे हम कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है और आप लोगों का जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हो सकता है आप बोर होने लगे। तो इसलिए हम लोग जो है वो सिर्फ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के ऊपर फोकस करेंगे आज। और हम कल जो है वो इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के लिए भी फोकस करेंगे और उसको पढ़ेंगे। तो देखिए लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ये दोनों कहाँ पर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। ये समझ लीजिए ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर ये दोनों चीजें हो रही हैं। एक है लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन, जिसे हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कह रहे हैं। तो लाइट रिएक्शन में सूरज की रोशनी रिक्वायर्ड होती है और इसलिए इसको लाइट रिएक्शन कहा जाता है। और बदले में जब ये फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलती है, इसके अंदर दो चीजें निकलती हैं, एटीपी और NADPH, दो चीजें निकलती हैं। और ये दोनों चीजें जो है वो यूटिलाइज करता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसे हम केल्विन साइकिल सिंपली कहते हैं या फिर केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। और इसके लिए इसको रिक्वायरमेंट होती है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। और इसको रिक्वायरमेंट है वाटर की। तो वाटर जो है या तो इसको रिक्वायरमेंट कहाँ पर आई, लाइट रिएक्शन के अंदर, जो बदले में वो ऑक्सीजन की शक्ल में प्लांट से बाहर निकल गया। बाकी जो है वो दूसरे जो साइकिल है उसके अंदर उसको कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है, जो एटीपी और NADPH को यूटिलाइज करके ग्लूकोज बना रहा है। और इन द एंड जो है वो आपके पास दोबारा से ADP और NADP जो है वो प्रोडक्ट्स वापस जो है वो लाइट रिएक्शन को दे रहा है, जिसके बाद वो उसको एनाबॉलिक रिएक्शन के जरिए दोनों को दोबारा से ATP और NADPH बना देता है विद द हेल्प ऑफ लाइट। लाइट की रिएक्शन जैसे इसके ऊपर पड़ेगी तो वो ATP और NADPH बनाएगा और किसको देगा, केल्विन साइकिल को देगा। और केल्विन साइकिल बदले में क्या देगा, ग्लूकोज बना के देगा। और इसके साथ साथ जो है वो इसको वापस कर देगा NADP और NADPH जब ये कैटाबॉलिक रिएक्शन हो जाएगा, जब एनर्जी रिलीज हो जाएगी। क्योंकि ये केल्विन साइकिल को चलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। और ये दोनों एनर्जी मॉलिक्यूल से, जैसे हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट स्लाइड में कि ATP और NADP जो है, NADPH जो है, वो दोनों एनर्जी रिजर्व हैं और एनर्जी रिजर्व हैं और ये दोनों यूटिलाइज हो रहे हैं इन द केल्विन साइकिल। और लाइट रिएक्शन में जो है ये बन रहे हैं। तो इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए ये हमारे पास दोबारा से स्लाइड आ रही है, वही चीज़ है, लेकिन इसमें हमारे पास देखिए यहाँ पर अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स बन रहे हैं और स्टार्च भी बन रही है इसी साइकिल के अंदर। ये दोनों चीज़ें में, और इसको कैलोरी साइकिल को कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है और लाइट रिएक्शन को जो है वो क्या रिक्वायर्ड है, वाटर रिक्वायर्ड है। तो ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ा था ब्रॉडली कि प्लांट्स रिक्वायर करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन हमने अब हमने ये थोड़ा सा समझा कि ये जो है वाटर जो है वो डिफरेंट साइकिल के लिए रिक्वायर्ड है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट साइकिल के लिए रिक्वायर्ड है। और ये दोनों साइकिल्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। तो इसके अंदर दो तीन चीज़ें मौजूद होती है, एक है फोटो सिस्टम 2, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फिर उसके बाद फोटो सिस्टम 1। ये तीन चीज़ें इसके अंदर प्रोसेस करती हैं, जिसकी बाद जो है फाइनली हमारे पास ATP और NADPH मिलता है। इसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं आगे चल के। सबसे पहले ये समझ लें कि हम ये जो सब चीज़ें हो रही हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही हैं। तो हमने सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट को समझना है, क्लोरोप्लास्ट क्या है। हमने अगर आप चैप्टर 4 के ऊपर जाएं तो वहाँ पर आपने प्लास्टिड्स वाला पढ़ा था। इस सेल के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। और प्लास्टिड्स तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं जो ग्रीन कलर होते हैं, जिसको जो लीव्स के अंदर मौजूद होते हैं, और इनका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस का काम करना। तो इसका मतलब अगर हम क्लोरोप्लास्ट के ऊपर फोकस करें तो क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है कि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, जो हमने पिछली स्लाइड के अंदर ये देख चुके हैं कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है इन दो साइकिल्स के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पर जो है वो फोटोसिंथेसिस हो रही है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट जो है वो ये प्लास्टिड की टाइप है जिसके अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस हो रही है, जो हमने पहले से पढ़ लिया। और इसके अलावा जो है वो क्लोरोप्लास्ट क्या है, वो
एक ऐसा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया मौजूद है इस एनवायरनमेंट में जो बिल्कुल रिजेंबल कर रहा है क्लोरोप्लास्ट के साथ। तो हम ये समझ सकते हैं कि किसी ज़माने में ये बैक्टीरिया हुआ करता था और इसके बाद ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर दाखिल हो गया और फोटोसिंथेसिस का अमल यूकैरियोटिक सेल के अंदर करने लगा। तो ये एक और थ्योरी है और और डिटेल है जिसके हम बाद में नहीं जाना चाह रहा मैं, लेकिन ये समझ लें क्लोरोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक ऑर्गेनेल है और जो जिसका काम है फोटोसिंथेसिस का काम का अमल करना, प्रोसेस करना। अच्छा, इसके अंदर दो चीजें मौजूद होती हैं, एक है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन और दूसरा है स्ट्रोमा। ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा फोल्डेड स्टेक्स होती हैं, इसको आपस में कनेक्टेड होती हैं, जिसमें जिसके अंदर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। इसको मैं अगर आपको डिटेल में दिखाऊं, ये देखिए ये वाली जो चीज है इसको हम थैलेकॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं, ये वाली, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो क्या हो रहा है, ये लाइट रिएक्शन हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा फोल्डिंग हो रही होती है, जिसके अंदर जो है वो डिस्क जो होती है जिसे हम कहते हैं थैलेकॉइड्स कहते हैं। और ये हर एक थैलेकॉइड के ऊपर जो है वो मेम्ब्रेन बन रही है और जिसको हमने जिसके अंदर ये रिएक्शन हो रहा होता है और पूरे इंटरनल स्पेसेस में ये कवर कर रही होती है। स्ट्रोमा क्या है, ये फ्लूइड लाइक मटेरियल है जो साइटोप्लाज्म में जिस तरह से मौजूद होता है फ्लूइड, जैसे जो साइटोप्लाज्म जिसे जो मौजूद होता है सेल के अंदर, तो समझने को फ्लूइड है। तो जो पानी या जो फ्लूइड लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो हम उसे स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। तो अब ये स्ट्रोमा थोड़ा सा डिफरेंट होता है साइटोप्लाज्म से, इसलिए इसका नाम डिफरेंट है, और क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर लिक्विड मौजूद होता है तो इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो ये बात समझ लें कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है और उस फ्लूइड को हम स्ट्रोमा कहते हैं। वाइल थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं कि एक थैलेकॉइड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, जहाँ पर जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन काम करता है और स्ट्रोमा के अंदर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन काम करता है, ठीक है। तो हम इसको और डिटेल में देखते हैं, यहाँ पर देखें। अब आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए ये जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर दो मेम्ब्रेन है, ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए कि यहाँ पर ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है और ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आपस में फोल्डेड मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, जिनको हम थैलेकॉइड्स कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद होता है और एटीपी सिंथेसिस भी बन रहा होता है। अच्छा, और इसको अगर देखें तो ये बहुत ज़्यादा फोल्डेड है, हर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे के साथ फोल्डेड है और ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी है। और ये जो कनेक्शन है इन जो दो थैलेकॉइड्स के बीच में, इनको हम लैमेला कहते हैं, ठीक है। और ये जो फ्लूइड लाइक मटेरियल मौजूद है इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। और एक कंप्लीट थैलेकॉइड जब आप आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये सारी डिस्क एक दूसरे के साथ जब जुड़ रही होती है, उनको हम ग्रेनम कहते हैं। और ये सारे ग्रेनम क्या है, सिंगुलर स्ट्रक्चर है, वाइल ये तीनों अगर हम कंबाइन लिखते हैं तो हम इसे कहेंगे ग्राना कहेंगे, ठीक है। और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल कर सकते हैं कि ये क्या चीज़, ठीक है। अब इसमें देखें कि इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर दो चीजें हो रही हैं, एक हो रही है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो थैलेकॉइड स्ट्रक्चर में हो रहा है, और दूसरा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो स्ट्रोमा में हो रहा है, ठीक है। स्ट्रोमा हमने क्या पढ़ा, फ्लूइड लाइक मटेरियल है, और ये क्या है, ये हमारे पास जो है वो लाइट रिएक्शन, ठीक है। तो उसके बाद देखें ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब हम इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे डिटेल में कल, उसके लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।